देखिए, जो चीज आपके बिजनेस को बढ़ाती है ना, उस पर फोकस करें ना। ये फिफ्थ पिलर क्या है और उसका क्या काम है? गवर्नमेंट को तो कोई हेल्प तो नहीं कर रहे? मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ना प्रॉब्लम्स बहुत आते, पुलिस के प्रॉब्लम, एलडीए के प्रॉब्लम, वासा के, एसबीआर के। ये तो प्रोडक्ट्स पहले भी पंसारियों के पास भी मिलते हैं, जी। तो आपकी कंपनी में नया क्या है? देखिए, हम ये अक्सर लोग हमें ना हमारे ब्रांड के बारे में समझ नहीं आते। वो कहते हैं चिल्तन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं उनको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो पुंसार था ना, पुंसार, उसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, हमने पुंसार को पकड़ के ब्रांड कर दिया है। आपकी बड़ी खूबसूरत मैंने किताब पढ़ी है, 100 करिश्माती तेल। जी। ये कौन से 100 है? हमने तो बचपन से लेके आज तक स्कूल जाते थे तो सड़कों पे एक ही तेल का नाम सुना है। जी। ये आपके 100 तेल कहाँ से आ गए? वो जो आपने एक तेल का नाम सुना, उसमें तेल नहीं है, वो फ्रॉड ही है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग टॉक्स विद मुनीब और मैं हूं आपका मेजबान मुनीब। आज जो है वो मेरा सेकंड पॉडकास्ट शो है जो कि मेरे खूबसूरत तरीन एक इंसान के साथ है जो कि मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। उन्होंने इंस्पायर किया मुझे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे और लोगों को भी इंस्पायर किया है। बहुत नामवर शख्सियत हैं, बड़े अच्छे और बड़े लाइवली से बिजनेसमैन हैं। 1000 से ज्यादा उनकी प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक हेल्थ और ऑर्गेनिक स्किन केयर और ऑर्गेनिक फूड में डील करते हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 अरोमा थेरेपिस्ट हैं। खुशबुओं से खेलते हैं, तेल इजाद करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी सक्सेस की रेसिपी क्या है और वो कैसे हमारी यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं। वो भी हमारी तरह के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने भी हमारी तरह से ही डिग्री की है, लेकिन आज बहुत बड़े नामवर और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जो कि फिफ्थ पिलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हेल्पिंग बिजनेस कम्युनिटी पे काम कर रही है। पूछते हैं उनसे ये क्या है। आइए मिलते हैं मलिक नजमुद्दीन नजारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया थैंक यू और मेरे इस शो पे तशरीफ जी, लाया। आपका शुक्र है जी, आपने मुझे इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। मेरा एक सवाल है जी सबसे सर। पहले, जी। चिल्तान प्योर से पहले नजम क्या था? चिल्तन प्योर से नजम मजारी जो है ना, एक आम स्टूडेंट, एक जैसे ऑर्डिनरी सा एक आम सा बच्चा होता है वैसे था। कोयटा बलूचिस्तान से आया था इस शहर में जस्ट पढ़ने के लिए, और कोई एक अच्छे लर्निंग के लिए, अच्छे स्किल्स के लिए आया था, क्योंकि वो स्किल जो बलूचिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। मैं असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता था, तो उस टाइम बलूचिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं सही, करवा रही थी। ठीक है। तो उसके लिए समझिए मुझे मजबूरन लाहौर आना पड़ा। अगर बलूचिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही होती तो शायद मैं आज लाहौर में नहीं होता। नहीं तो आज किसने कोयटा। भेजा आपको बलूचिस्तान से लाहौर? ये डिसीजन किसने किया? ये डिसीजन मैंने खुद लिया, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता था। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ कोयटा में, वो है तामिरनौ कॉलेज। तामिरनौ कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बलूचिस्तान, इज जस्ट लाइक एचएसएन ऑफ बलूचिस्तान। जैसे आपका यहाँ पे एचएसएन बेस्ट कॉलेज कंसिडर किया जाता है, इसे समझे कि वो हमारे बलूचिस्तान का एचएसएन है। तो जब मैं कॉलेज में गया ना तामिरनौ, अच्छा, तामिरनौ जो मेरा कॉलेज है वो हमेशा उसने मुझे इंस्पायर किया है, और उसका नाम भी तामिरनौ इसलिए रखा गया था। मैंने उनके प्रोफेसर जो थे, जो प्रिंसिपल थे आगा साहब, मैंने उनसे पूछा कि इसका नाम तामिरनौ क्यों रखा गया है। उसका जी, पहले आप तो नाम की गहराई में जो तामिरनौ होता क्या है। जब कोई चीज बनती है ना, जो उसका फर्स्ट डे होता है, उसको तामीर नौ कहते हैं। तामीर नौ के यानी न्यू, यानी नई तामीर हो रही है। तो कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चा पढ़ के जाता है ना, हम उसको डिग्री नहीं देते, हम उसको तामीर नौ देते हैं। हम कहते हैं कि आप इंसान बने, अब हैं आप इस मुल्क के लिए या इस कौम के लिए, इस खित्ते के लिए अगर कुछ करेंगे तो ये आपका स्टार्ट। और वाकई तो उस इंस्टीट्यूट ने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने हमें ग्रूम बहुत ज्यादा किया। एजुकेशन पे कम फोकस था, ग्रूमिंग पे ज्यादा फोकस था, स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा कि आप लोग यहाँ से कॉलेज से मैंने आईसीएस किया था कि आईसीएस तो कर लिया, लेकिन आपने रुकना नहीं है, अब आपने जिंदगी में और आगे बढ़ना है। तो उस और आगे बढ़ने की जो एक शिद्दत ने जो है ना, मुझे लाहौर लेके आया। ठीक है, तो लाहौर से किस इदारे से क्या पढ़ा, क्या जी, मैं क्योंकि शुरू से आईटी फील्ड का ही था, आईटी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर तो मेरे खून में था। तो मुझे था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी करना है, आईटी की फील्ड में, डोमेन में ही कुछ करना है। तो आईसीएस किया हुआ था, इंटर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर मैं जब लाहौर आया तो मुझे दो इंस्टीट्यूट्स नजर आए, एक फास्ट और एक एफसी यूनिवर्सिटी। ठीक है। और यूईटी भी थी, जिसमें उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही थी। उस टाइम भी, ये मैं बता रहा हूँ 2008 की, तब इवन के लाहौर में भी 2-4 यूनिवर्सिटियां ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रही थी। अब तो हर यूनिवर्सिटी करा रही है, 2007-8 की बात है। तो तब मुझे पता चला कि जी एफसी यूनिवर्सिटी में ज़रा आसानी है,
और वहाँ पे जब मैंने एप्लीकेशन दी तो वहाँ पे मेरी क्लियर हो गया और मुझे एडमिशन मिल गया। तो एफसी यूनिवर्सिटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर दोबारा हुआ कि यार अभी यहाँ पे भी नहीं रुकना, मजीद कुछ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो फिर मैं यूएमटी चला गया। यूएमटी से फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे एमबीए आईएएस हो रहा है। अच्छा। और उस टाइम भी मेरे ख्याल में यूएमटी वाइज यूनिवर्सिटी जो एमबीएस आईएएस करवा रही थी, ठीक है। इंटर मतलब कंप्यूटर साइंस, यानी कि एमबीए इन कंप्यूटर साइंस। मुझे था कि मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखूं कि आईटी के फील्ड में बिजनेस कैसे होता है। ठीक है। तो वहां से भी मुझे काफी लर्निंग हुआ कि यार कैसे बिजनेस किया जाता है, ऑनलाइन कैसे किया जाता है। आज भी अगर आप चिल्तन पे और आप देखें तो हमने स्टार्ट ऑनलाइन ही किया था। तो आज भी 50% हमारा जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो हमें ऑनलाइन आता है। और उसकी एक बड़ी सक्सेस की वजह है क्योंकि मैं खुद आईटी फील्ड का हूँ। अगर मैं आईटी फील्ड का ना होता तो शायद आज मैं इतना बड़ा एम्पायर ना बना सकता। आपने एजुकेशन जो है वो आईटी में ली और जी साथ में बिजनेस करने का सोचा। जी जाहिर बात है आपके अब्बा के पास काफी पैसा होगा, तभी जी तो उन्होंने आपको पढ़ाया। जी जी तो मतलब वो जी कितना बैकअप आपको दे के भेजा जी। था उन्होंने? देखिए, नो डाउट, मैं एक बंदा कोयटा से उठ के अगर लाहौर आ रहा है, उसके इतने एक्सपेंस है, हॉस्टल में रहना, खर्चे। हम्म। फिर एफसी यूनिवर्सिटीज मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी है, इतनी सस्ती तो फीसिस नहीं है उसकी, अच्छी खासी उसकी आप एक सेमेस्टर की फीस होती सही है। है। तो वो बेयर करना एक आम आदमी का तो काम नहीं है, क्योंकि मेरे वाले साहब खुद बिजनेसमैन है। ठीक तो है। एक बिजनेस करते थे। तो मेरे वालिद ने कहा था कि देखो मैं आपको पढ़ा लिखा लूंगा, जो यूनिवर्सिटी की जो फीसिस हैं, हॉस्टल के जो अखराजात हैं, जिस दिन आप ग्रेजुएट हुए हम्म। उससे नेक्स्ट डे मैंने आपको 1 रुपया भी नहीं देना। अच्छा। वो आप अपने को, मेरा काम था आपको पढ़ाना, आगे ठीक है। आपको बिजनेस भी स्टैब्लिश करके दूं, आगे फिर आपकी शादियां भी आप ही कराएं, बच्चे भी आपको पैदा करा के दो, फिर आपने जिंदगी में क्या करना है। तो मैं कहा ठीक है जी, आप हमें मुझे पढ़ा ले, मेरी तालीम तक, जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ उससे अगले दिन आप खर्चा बंद कर दीजिएगा। ठीक है। तो जैसे मैं ग्रेजुएशन के करीब था, यूएमटी में जब मैं था, मुझे था कि अभी कुछ 5-6 महीने ही रह गए हैं और उसके बाद तो मुझे पता खर्चा मिलना बंद हो जाएगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। मैंने छोटी सी एक आईटी कंपनी बनाई थी, चिल्तन टेक्नोलॉजीज के नाम से। अच्छा। तो मुझे था कि मैं आईटी में हूँ तो मैं जरा वेब डेवलपमेंट, लोगों को वेबसाइट बना के देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, थोड़ी एसईओ वगैरह उस टाइम मुझे आती थी। तो मैंने किस तरह की सर्विसेज देंगे। तो तब मैंने यूनिवर्सिटी जब खत्म होने से 5-6 महीने पहले ही, या आई थिंक कुछ शायद साल पहले तो आइडिया आ गया था, 5-6 महीने पहले तो मैंने प्रॉपर काम शुरू कर दिया। तो मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास थोड़ा सा बैकअप प्लान था। उसी बैकअप प्लान को चलाते 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 आज फिर हमने इसको शिफ्ट किया चिल्तन प्योर में, वो एक लंबी स्टोरी है। और आज फिर चिल्तन प्योर एक ब्रांड बन गया। तो कहने का मतलब आपका सवाल ये था कि बैकअप में पेरेंट्स ने सिर्फ एजुकेशन दी, आगे जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, चीजें, वो सारी मैंने खुद जीरो लेवल से स्टार्ट की है। क्योंकि यूजुअली होता ऐसे है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है तो जी आप उनके पैसे को यूटिलाइज करके एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो आपके केस में क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, उसकी बहुत सारी वजूहत। एक तो मैं खुद भी देखना चाह रहा था कि मैं कितना पोटेंशियल है मेरे अंदर, क्या मैं जीरो से स्टार्ट कर सकता कितना हूँ, पानी है आप में, कितना ये कहिए ना, खुल कितना के बात कर रहे हैं। कि कितना पानी है मेरे ठीक है। अंदर के। तो मैं कि खुद मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं कोई भी स्टार्टअप काम शुरू से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा मुझे था कि अगर देखिए पैसों से कोई चीज अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो आपके पास वो एक्सपोजर नहीं होता जो आपने जीरो से स्टार्ट किया होता है। ठीक है। जीरो स्टार्ट होने को पता है आपको मजा क्या है, उसका फायदा क्या होता है। अगर कभी डाउनफॉल आ जाए ना, कभी आप जीरो भी हो जाए, आप फिर दोबारा नंबर 1 बन सकते सही हैं, है। क्योंकि आप जीरो से बने थे। ठीक है। अगर आप पहले ही स्टेप नंबर 3 पे खड़े हैं और आप स्टेप नंबर 3 से अगर गिरे स्टेप 1 पे, तो आप कभी दोबारा स्टेप 3 पे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि स्टेप 1 और 2 का कभी आपको पता नहीं था कि वहां पे क्या स्ट्रगल थी। तो इसमें प्रॉब्लम गिरने का होता है। ठीक है। तो मुझे बुलंदी का तो शौक था, लेकिन मुझे नीचे गिरने की भी फिक्र थी कि ये कभी बुलंदी की सोच किसने दी है, ये बताएं। बुलंदी की सोच देखें क्या ज्यादा। आपके फादर ने दी या किसी टीचर ने इंस्पायर किया आपको? किसने इंस्पायर किया कि बड़ा ख्वाब देखना? यार मुझे ये था कि मैंने एक आम इंसान जैसे जिंदगी नहीं गुजारनी, एक आम आदमी जो सुबह तो ये उठता कब है। से सोचते थे आप? ये मेरी जब मैं तामिर नौ में था तब मुझे सोच आई थी। जब मैं अच्छा। बता, क्योंकि उस कॉलेज ने, जो कोयटा का जो मेरा कॉलेज था, उसने मेरी जिंदगी में बड़ा असर डाला। तो सही। तब मुझे था कि यार मुझे एक आम इंसान नहीं बनना कि सुबह उठना है, बस एक गाड़ी हो, एक घर हो, एक बैंक बैलेंस हो, सुबह मतलब कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। पार्क जा रहे ठीक हैं, है। ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो हर बंदा कर रहा है, इसमें ठीक क्या है। है। ठीक 7 है। अरब आबादी है, तो जिसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 6.5 अरब लोग यही कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया में शायद ही 1-2% लोग हैं जो दुनिया से डिफरेंट है, हाँ। जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। ठीक मैं है। नहीं चाहता था कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत हाई लेवल का मुझे कोई लाइफस्टाइल चाहिए। मुझे ये था कि बस मैं एक आम इंसान हूँ, अगर मैं कहीं लाइन पे खड़ा हूँ तो मैं उन सब में एक जैसा ना नजर आऊँ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है। इवन कि आप अगर हमारे ब्रांड में भी ये देखें ना, हमारी पैकिंग सारे ब्रांड से अलग है। अच्छा। तो लोग अक्सर कहते हैं कि अभी नहीं, ब्रांड की तरफ आएंगे। नहीं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वही फ्लेवर मैंने अपनी कंपनी में भी ऐड किया। ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार कहीं पे अगर 100 लोग भी खड़े हो ना और हम खड़े हो तो थोड़ा डिफरेंट ही नजर आए। ठीक तो है। वो उसका मुझे था कि थोड़ी डिफरेंट लाइफ, और जब आप डिफरेंट लाइफ गुजारने की उसमें होते हैं, दिल में होती है, तमन्ना होती है कि यार मैं डिफरेंट करना, तो उसके लिए फिर आपको एक आम आदमी से ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती ठीक है। है। ठीक है। मुझे था ये नहीं कि सुबह उठे 9 to 6 ऑफिस गए, काम किया, घर आ गए। मुझे होता था कि मैंने अगर काम करना तो मैंने 18 घंटे काम करना है। किया है। ओके, ये अभी भी करता हूँ। अभी भी जब मैं उठता हूँ तो काम करता हूँ, जब रात को सोते वक्त तक मैं काम कर रहा ये हूँ। तो हर मालिक की स्टोरी है ना, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है।
तो नहीं इसलिए क्या आपके एम्प्लॉइज भी 18-18 घंटे काम नहीं, करते कुछ ऐसी बात नहीं है। कुछ मेरे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि कंपनी को एज ए कंपनी ओन करते हैं। हैं? ठीक है। मैंने कभी उनको फील ही नहीं कराया कि यार मैं यहाँ का सेठ हूँ, मालिक हूँ। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपका एज ए हेल्पर हूँ, आपका गाइड हूँ। ठीक कोई है। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। मेरे अक्सर वो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कंपनी में आप क्या करते हैं, आप सीईओ हैं, हाँ। आपका काम क्या है? तो मैं कहा मैं सारे मसलों के हल निकालता हूँ। तो मैं उनका हेल्पर हूँ। मैं किसी ड्राइवर हो, मेरा शेफ हो, एचआर हो, ठीक सेल्स, है। मार्केटिंग, मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम आती है ना मेरे पास आ जाना। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर रखा हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा बॉस के पास चले जाएंगे, बॉस सोल्यूशन निकाल देगा। ठीक तो है। वो मुझे ऐसे एज ए फ्रेंड समझते हैं, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं। उन्होंने कभी मुझे बॉस से उस निगाह से देखा नहीं। तो वो कंपनी को ऑन करते हैं। तो वो भी 18-18 घंटे, 16-16 घंटे में, मैं रात को 3 बजे भी अपने जो खास सारे तो नहीं, हाँ, जो मेरी कोर टीम। कोर टीम के लोग हैं, ठीक है। जिसमें तकरीबन 7 से 8 लोग आते हैं, वो 8 बंदे ऐसे, मैं उनको रात को किसी टाइम भी मैसेज करूँ, रात 2 भी बज रहे तो भी वो रिप्लाई करते हैं। इवन उनके भी मैसेज आ रहे तो बल्कि वो मुझे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर हम आपको लेट नाइट मैसेज करते हैं, आप डिस्टर्ब तो नहीं होते? मैं कहा ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अमूमन बॉस लेट नाइट मैसेज कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है। उनको होता है कि एम्प्लॉय मेरा, क्योंकि उसका तो 5 बजे 6 बजे ऑफिस ऑफ हो गया है, ठीक है। पैसे उसके पूरे हो गए हैं, अब वो किस चीज की ड्यूटी करे। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी है, अब ऑन करती है चीजों को। जबरदस्त। अच्छा, आपकी बड़ी मैंने स्टोरी सुनी है कि आप टाट वाली स्टोरी सुनाते हैं, जी एक कंप्यूटर वाली स्टोरी बिल्कुल। सुनाते हैं। हमें भी सुनाए, क्या वो स्टोरी आपने क्रिएट की है कि इट्स रियल? नहीं, इस रियल, वो जो पुराने लोग मेरे साथ आप अच्छा, इसकी जो आपको सबसे बेस्ट जो दे सकता है वो बंदा जो मेरी कंपनी में फर्स्ट दिन से मेरा एम्प्लॉय था। अच्छा। और आप उससे वो अभी भी है वो आपके अभी भी पास? हैं, वो मेरी लेडी हैं, वो हमारे कस्टमर सर्विस को देखती हैं। ठीक क्योंकि है। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की ना, तो जो चीज़ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ओनर को देखना, वो कस्टमर सर्विस होता है। क्योंकि आप कस्टमर सर्विस में बैठ गए तो टीम की मार्केटिंग से बाकी चीजों को आप कैसे देखेंगे। ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट लेडी रखी थी कस्टमर सर्विस में, वो आज तक मेरे पास है। तो उससे आप सारी स्टोरी सुन सकते हैं कि किस तरह हमारे पास वो पहली थी, फिर 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, 4 बंदे आए, अब 450 के करीब। उसमें वेंडर्स भी हैं, कुछ हमारे साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कुछ फुल टाइम भी काम करते हैं, कुछ लोग होम बेस में। तो 400 के करीब फैमिलीज हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, जो हमारे साथ काम कर रही हैं। एक बंदे से हमने स्टार्ट किया, तो उनसे आप स्टोरी सुन सकती हैं। अच्छा, उसमें ये था क्योंकि पैसे तो इतने थे नहीं, तो हमें छोटे लेवल से, ये आई थिंक ये इतना ही कमरा होगा से हमने स्टार्ट किया था। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं कि मैं 10-15 हज़ार की टेबल चेयर ले सकूं। अच्छा। 10,000 रुपए की तो कुर्सी हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे करते हैं कि 15-20 हज़ार की, मेरे पास वो पुरानी कारपेट थी, मैंने कहा इसी को ही बिछा के ना, इसी पे नीचे रख के, वो 20 हज़ार से अच्छा है मैं कोई 12-13 हज़ार के 2 लैपटॉप ले लेता हूँ, 2 बंदे में रख लेता हूँ, ठीक है। उनको नीचे बैठ के हम काम करेंगे, लैपटॉप में ही काम करना है। तो मैं कहा जब वो आएंगे तो वो पूछेंगे कि सर ये क्या सीन है, टेबल चेयर कहाँ है ऑफिस में। तो मैं उनको फिर, क्योंकि मैं कोयटा से था, बलूचिस्तान से था, तो थोड़ा मेरे लिए कैटर करना आसान था। तो मैं उसको कहता था कि यार देखो हम बलूचिस्तान के लोग हैं, हम ट्राइबल लोग हैं। उनको मैंने नहीं बताया कि मैं यहाँ यहीं से लाहौर से ही पढ़ा हूँ। मैं कहा मैं कुछ दिन पहले कोयटा से आऊँ, तो हम कबाली लोग हैं, वहाँ पे सारे ऑफिस लोग नीचे बैठ के ही होते हैं, करते हैं, और नीचे बैठना वैसे भी सुन्नत है, और ये उनको फिर फायदा पता था नीचे बैठने के। मैं कहा यार घुटनों को ठीक होता है, आप देखें आप टांगे सीधी कर लें, आप कैसे रिलैक्स बैठे। और वो भी मेरी बातों में आ जाते, कहते हैं ये तो बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऑफिस नीचे होने चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास पैसे नहीं है टेबल और चेयर के। तो इस तरह बैठ के मैंने चीज़ों को हैंडल किया है, तरीके से मॉनिटर किया है, ताकि चीज़ें आसान हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी थी जैक मा से। ओके। अली बाबा का जो सीईओ है, उससे पूछा कि यार जब आपने स्टार्ट किया होगा तो लोग तो आप पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, तो आप क्या करते थे? कहते हैं हम खुद बाइंग कर रहे होते, यानी हम लोगों को कहते थे आप प्रोडक्ट्स लगाएं, लोग खरीदेंगे। कहते हैं वाकई खरीदेंगे? तो मैं कहा खरीदेंगे। जब देख रहे थे कि लोग नहीं खरीदते थे ना, अली बाबा की नई वेबसाइट थी, तो कहते हैं हम खुद उनकी चीजें खरीद रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। यानी इस तरह की टैक्टिक्स सीईओ कंपनी ओनर करते हैं कंपनी को सर्वाइव करने के लिए। जब मैं उस टाइम कंपनी जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट की, तो मैं अगर किसी बंदे के पास काम लेने जाता तो मैं कभी नहीं कहता था कि मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ। क्योंकि उस मेरे पास बाइक थी 1 to 5 जाता, तो कहेगा जो इसका सीईओ 1 to 5 पे आया हो तो कंपनी का क्या हाल होगा। तो मैं कहता था कि मैं वहाँ का सेल्स पर्सन। ठीक है। हालांकि कंपनी का ओनर मैं होता था, मैं कहता यार मैं सेल्स पर्सन हूँ। इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स आप किसी कंपनी के पास जाएंगे, या जी आप वेबसाइट दे रहे, आप बाइक पे जा रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या इंप्रेशन आता है एक कंपनी के ऊपर। तो मैं एज ए सेल्स पर्सन बन के जाता था, मैं नहीं कहता था, मैं था कि मेरी अब कंडीशन नहीं है सीईओ कहने वाली। सही है। एक्चुअली मैं सीईओ था, लेकिन कंडीशन वो नहीं थी कि मैं अपने आप को सीईओ कह सकूं। जिस दिन कंडीशन है उस दिन मैंने जाके अपना कार्ड बनवाया, फिर मैं कहा अब उस कंडीशन पे आ चुका हूं कि मैं अपने आप को सीईओ कह सकता हूं। तो इस तरह की कुछ चीजें हमने की अपने काम को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, जो कि करनी पड़ती है, जो कि पॉजिटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इस तरह के टैक्टिक्स करने पड़ते हैं आपको। मैंने आपकी इस जो जर्नी से जो सीखा है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं, वो ये है कि इंसान जब नया बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको अपने एसेट्स को बेच के कंपनी के एसेट्स बनाने चाहिए। आजकल की हमारी यूथ क्या करती है कि खुद आईफोन 15 और गाड़ियां खरीद लेगी और फिर कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है बिजनेस के। तो आपने सेम यही काम किया था कि आपने कुर्सियां ना खरीदी, बल्कि 2 कंप्यूटर खरीद के काम शुरू कर दिया। देखिए, जो चीज आपके बिजनेस को बढ़ाती है ना, उस पर फोकस करें ना। अगर वाकई आपके ऑफिस की जो लुक्स है, उसका डेकोरम है, उसकी चीजें अगर वो
उसको इन्हांस करने में उसका फायदा है तो फिर करे, अगर नहीं है तो आप उस पर फोकस करें जो प्रोडक्टिव हो ना। मुझे था कि यार देखो बंदे ने लैपटॉप पे काम करे ना, तो अगर नहीं है तो नीचे बैठ के भी तो काम हो सकता ठीक है। है, अगर ठीक मेरे है। पास 20, 25, 30 हज़ार रुपए हैं, वो टेबल चेयर लेने से अच्छा नहीं मैं 10, उस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ, पुरानी बात करूँ, तब 10, 12 हज़ार का बड़ा अच्छा लैपटॉप मिलता था। सही है। तो मुझे था कि 10, 12 हज़ार के यार 2 लैपटॉप लेके उससे काम किया जाए जो प्रोडक्टिव। फिर उन्हीं लैपटॉप से हमने इतना कमा लिया था कि आज पूरा ऑफिस, पूरी फैक्ट्री हमने बना लिया। जबरदस्त। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें ना, बड़ा वाइजली इन्वेस्ट करें, दे के करें कि मेरे पास अगर 10 लाख है तो मैं 10 लाख का क्या करूं। अभी अभी भी लोग बहुत सारे ऑफिस ले। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताता फिर हूँ। जो पहला मेरा ऑफिस था वो मेरा अपना फ्लैट ही था मेरा, मतलब ये ठीक नहीं कि है। मैंने कोई ऑफिस ले लिया था। अच्छा, मैं जहाँ पे अच्छा। रहता था वहीं पे उसी रूम को ही मैंने अपना ऑफिस कर लिया था। रात को उसी में सो गए, सुबह वो वो दफ्तर बन गया। सोफा कम बेड मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सोफा कम बेड पे मैं सो जाता था, सुबह वही सोफा बन जाता था। उसी के नीचे मैं अपनी कंबल छुपा लेता था। तो वही एक इतना सा रूम था, उसमें हमने काम किया। एक दो दफा एम्बेरसमेंट भी हुई कि स्टाफ बाहर खड़ा और मैं सो जाऊं। तो आप उस दिन सीईओ लेट था। वो तो लेट था। तो मैं कहा, लेकिन मैंने कहा यार काम करना है, देखो थोड़ी बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर डिस्टर्ब होती है करे, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर मुझे था कि फ्यूचर ब्राइट है इंशाल्लाह। तो इस लेवल से हमने स्टार्ट किया। आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स और उस पे जाने से पहले ये आपने जो नया होता है एक्सेप्ट किया, वॉलंटियर, वाइस प्रेसिडेंट, फिफ्थ जी। पिलर, ये फिफ्थ पिलर क्या है और उसका क्या काम है? कहीं कोई एजेंसी तो नहीं आपने खोल ली, या हाँ, किसी नहीं गवर्नमेंट को तो कोई नहीं थ्रेट तो नहीं कर रहे? नहीं गवर्नमेंट को हम कभी भी थ्रेट नहीं करते, गवर्नमेंट साथ हमेशा बना के रखते हैं। असल में मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ना प्रॉब्लम्स बहुत आता है। ठीक है। मतलब पुलिस के प्रॉब्लम, एलडीए के प्रॉब्लम, वासा के, एफबीआर के, फूड अथॉरिटी के, ड्रग अथॉरिटी के, चाइल्ड लेबर के, अच्छा। बस डिपार्टमेंट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं आपके पास। ठीक तो है। आप यहाँ पे बाहर एक शॉप तो खोल के दिखाएं, आप कस्टमर्स कम होंगे, डिपार्टमेंट बंदे ज्यादा खड़े होंगे आपके पास। तो वो भी तो आपके कस्टमर ही है। कस्टमर, एग्जैक्टली कस्टमर ही है, लेकिन वो हैवी वाले कस्टमर है। उनको वो आपको, पैसे नहीं देते। हाँ वो पैसे नहीं देते, पैसे लेके जाते हैं। ठीक है। तो बहरहाल वो बड़ा टफ था। मैंने कहा यार देखो, मैं तो चले ठीक है, हमने किसी ना किसी तरीके से करके थोड़ी बहुत बदमाशी करके मैं कह हमने काम कर लिया, लेकिन हर बंदे का बस नहीं है इस मुल्क में काम करना। सही है, बिल्कुल बहुत सही। ही मुश्किल है। तो तब फिर मैं और बिजनेसमैन से भी मिला। अच्छा मुझे लगा कि क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो मुझे प्रॉब्लम है, बड़े जो बिजनेसमैन उनको प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा जी हमें भी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत प्रॉब्लम है, हमें ग्रो नहीं किया जाता है। अगर कोई बंदा आगे हमारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर लेना, अगर आज हमारी 100 ब्रांचेज है, हम इसको 200 ब्रांचेस पे चले जाए, 300 ब्रांचेस पे चले जाए। हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर हम दफ्तर में आते हैं 9 to 6, हम अगर 10 घंटे भी चले, 9-10 घंटे भी अगर आप काम करते, तो अगर 10 घंटे भी आप काम करें ऑफिस में, उसमें से 5 घंटे आपके होते हैं प्रोडक्टिव, जो आपकी टीम शीम को देख रहे होते ठीक हैं, है। सेल्स को, एचआर को। बाकी आपको पता है मेजोरिटी सीईओ के 4-5 घंटे कहाँ जाए होते हैं डिपार्टमेंट्स के साथ। अच्छा। हाँ ले आओ भाई, कौन सा डिपार्टमेंट आ जाए सर, ये डिपार्टमेंट्स आए थे, ये बहुत टाइम वेस्टिंग वाली चीजें थी। तो मैं और बिजनेसमैन से मिला, फिर मैंने कहा जी इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। हम्म। उसने कहा इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है, अगर जो स्टेक होल्डर है वो पॉलिसी अपनी खुद बना दे। हाँ। जो ठीक स्टेक है। होल्डर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऑर्गेनिक का बिजनेस करता हूँ और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, आप अगर फॉर एग्जाम्पल लेदर का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और आप मार्केट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा ब्रांड आपका है, ठीक सबसे है। ज्यादा बिजनेस आप करें, तो जो पॉलिसी बनाई जाएगी तो आपसे पूछ के बनाई जाएगी ना। हाँ। ऑर्गेनिक मुझसे पूछ, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक को मैं समझता हूँ, ना कोई ब्यूरोक्रेट समझता होगा, बिल्कुल ना सही। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझता होगा, बिल्कुल सही। ना कोई मंडी वाला समझता होगा, ना कोई वकील समझता है, ना कोई डॉक्टर समझता, कोई नहीं समझता। क्योंकि ठीक है। जितना मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे पता है मेरे पास प्रोडक्ट है, कोई नहीं समझता। इसी तरह आप अगर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जितना एजुकेशन जितना आप समझते हैं मैं नहीं नहीं समझता, समझ। इसी तरह एक बंदा लेदर का काम करे तो वो समझता है। लेकिन मसला ये क्या है कि आपकी पॉलिसीज हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपसे मैं पूछता नहीं, और मैं कल को आपकी यूनिवर्सिटीज की कोई पॉलिसीज ले आता हूँ, ऑर्गेनिक की ले आता हूँ, लेदर की ले आता हूँ कि ये चीज़ होगी, इतनी इम्पोर्ट होगी, इतना टैक्स होगा। भाई आपने पूछा किससे? वो कहेंगे जी हम तो अकेले कुल हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। वो ठीक कहता है है। जी हम तो अकेले कुल हैं, हमें तो सब कुछ पढ़ा, हमने सीएसएस किया, इसका मतलब हमें पूरी दुनिया का पता है, और हम बैठ के आपकी पॉलिसी बना सकते हैं। यानी आप स्विमिंग आपको वो सिखा रहे जिसने कभी जिंदगी में खुद स्विमिंग खुद की स्विमिंग नहीं, नहीं की, और वो बैठ के आपको बताएगा कि कोर्स डिजाइन कर रहा। और वो आपका कोर्स डिजाइन, और आपको बताएगा कि बेटा आपने ऐसे ऐसे इतने मिनट के अंदर पहुंचना है वहाँ पे। भाई आपने कभी की स्विमिंग? मैंने तो नहीं की, लेकिन आपने जो ना ये पूरा पूल जो है 30 सेकंड में क्लियर करना है। आप तो हाथ खड़े कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आए। फिर हम तकरीबन को 200 बिजनेसमैन के साथ बैठे। ठीक है। हमने कहा हम मिलते हैं, पहले तो हम अपना एक थिंक टैंक बनाते हैं, पहले तो जाके इनको बताते हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं हमसे जरूर डिस्कस करें। इवन कि बजट तक बनाया जाता है, पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, और बनाया किसके लिए जाते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता ही नहीं उसमें। आपको बिजनेसमैन कैसे पता वो नहीं होता? हम क्योंकि हम बिजनेस में, हम चैम्बर में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाते हो, किसको बुलाएंगे? जो चैम्बर का सदर है वो मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछूं कभी आपको बुलाया? कहते हैं बस वैसे मांग लेते हैं कि रिटर्न में कुछ लिख के दे दें, आगे वो बजट का हिस्सा बने या ना बने वो अलग है। अच्छा। ठीक वो है। उनसे मांग लेते हैं, खाना जिसे कहते हैं ना, खाना पूरी कर लेते हैं कि यार कोई पूछे ना कि क्या है, वो लोग लिख के दे देते हैं, लेकिन वो उसके अंदर होता नहीं है। जब बजट बन के आता है, जब कहता है प्रेसिडेंट कहता है मैं देखता हूँ उसमें एक चीज भी नहीं होती,
तो मैं कहा नेक्स्ट टाइम तो आपने उनको भेजना, आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आप लोगों ठीक को है। बजट के लिए तजवीज दूँ, तजवीज दी है तो ठीक फिर है क्यों नहीं इसमें? तो फिफ्थ पिलर जो है वो वो बेसिकली फिफ्थ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का एक नहीं, ग्रुप है। फिफ्थ पिलर का मकसद ये था कि जो पॉलिसीज हैं वो हम बनाएंगे। देखे ना, जुडिशरी अपना सब कुछ डिसीजन खुद करती है, वो अपने खुद फैसले करती है। ठीक है। किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो जज डिसाइड कर देगा कि इसको मैंने क्या करना है, ठीक वो है। आके ब्यूरोक्रेसी से नहीं पूछेगा कि क्या करें इसका। ठीक है। ठीक है। आर्मी के अंदर भी ऐसे है, पुलिस के अंदर भी ऐसे है, आईजी डिसाइड करता है कि इसको एसएचओ से एसपी बनाना है, इंस्पेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, वो खुद डिसाइड करता है। आर्मी के अंदर भी ऐसे है, कर्नल से ब्रिगेडियर जाना है, वो आर्मी उनके rules चीफ हैं। करता है। मेरे चीजें ये डिसाइड करते हैं, हम वाहिद बिजनेसमैन है ये डिसाइड करते हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट जुडिशरी अपने फैसले खुद करती है, अपने रूल्स मूल चीजें आइन सब खुद बनाती है। आर्मी अपनी चीजें खुद डिसाइड करती है। आर्मी कभी ब्यूरोक्रेसी ने जाके फौज को कहा है कि कर्नल से ब्रिगेडियर ऐसे बनेगा, ये बोल के तो दिखाएं। लेकिन हमें बताएंगे कि बेटा ये इतने स्क्वायर फुट के ऊपर, इतने स्क्वायर फुट के ऊपर इतने का बोर्ड है, इतने पे इतने का है, इतने पे इतने का टैक्स है। भाई मुझसे पूछो, मैं ये नहीं कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मैं हमसे तो पूछो। मिनिमम वेज 32,000 कर दी, किसी बिजनेसमैन से पूछे, इंडस्ट्रियल को बुलाया था, हो सकता है हम 80,000 कर दें मिनिमम वेज, उसका प्रॉब्लम नहीं, हमें बुलाया। सुबह डीसी साहब कहते दुकानें बंद है, स्मोक है, हमसे पूछा, दुकान मेरी है, मैं आपको उसका हल बता सकता हूँ। हाँ। ये जो आर्टिफिशियल रेन है, इसका हमने आइडिया हमने इनको दिया था, भाई आर्टिफिशियल रेन भी होती है, आप 8 भी दुकानें बंद कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं, 100 अरब का नुकसान कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी स्मोक है, तो अगर 40 अरब ये लग रहा है आर्टिफिशियल रेन के ऊपर तो करें 40 करोड़ पे लगाएं, यहाँ आप 200 अरब का नुकसान कर रहे हैं। 8 बजे दुकानें बंद करें, क्यों जी लाइट नहीं है, तो मैं अगर अपना बैकअप जनरेटर या अगर मैं यूपीएस अरेंज कर लूँ, अगर मैं सोलर लगवा लूँ, मेरे पास बैकअप है, तो लाइट बंद करें ना, लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट बंद करें, दुकान क्यों बंद करेंगे? मतलब इनके पास सोल्यूशन नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम है बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो आप इस हाँ, रेमेडी में आप आए। हम इसके अगेंस्ट हम कहते हैं यार आप लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड क्यों नहीं है? ठीक है। स्मोक है तो उसको कोई हल निकाले ना, लाइट नहीं है तो उसको कोई हल निकाले ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहेंगे जी हम अपना बैकअप और अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? वो तो कर सकता है। हाँ, तो डीसी साहब को हमें बुलाना चाहिए था ना, मेरी दुकान बंद करें मुझसे पूछे बगैर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस मैन का कि यानी पूरी दुनिया तो अपने आपने कहीं प्रेशर ग्रुप तो नहीं बना लिया कि यार पॉलिसी में आप कंट्रीब्यूट यार देखें, प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ता है। प्रेशर ग्रुप इन सेंस कोई नेगेटिविटी नहीं, प्रेशर ग्रुप फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला का इकोनॉमी की है ना, आज का फौजी हम है, वो जो दूसरे फौजी हैं वो तो सरहदों के फौजी हैं। मुल्क के अंदर जो आज इकोनॉमी की लड़ाई है, आज का फौजी हम है, हम लड़ रहे हैं, हम चीजों को, अभी जो मुल्क बेहतर हुआ है ये आपके पॉलिटिशियंस के डिसीजन की वजह से नहीं, ये बिजनेसमैन थोड़ा आगे आया है, इन्होंने कुछ बेहतरी की है तो चीजें बेहतर हुई है। देखो तो फौजी तो अभी आज का बिजनेसमैन, इकोनॉमी की जंगें हैं, तो आपने अगर बिजनेसमैन को इजी रखना है, उनको आसानी से बिजनेस करने दें, हर स्टार्टअप को जो है वो आप फैसिलिटेट करें उसको। मैं अभी हम बात कर रहे थे कि जो महकमे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक छोटे से दुकानदार को भी उसी निगाह से देखते हैं जिस निगाह से ये यूनिलीवर, कोक, नेस्ले बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। भाई उनके बड़े सेटअप्स हैं, उनके बड़े R&D लैब्स हैं, उनके पास बड़ी टीम है, जितने टैक्सेशन आपने उनके ऊपर लगाए, यूनिलीवर से भी 16% ले रहे हैं, छोटा किराना स्टोर से भी 16% ले रहे हैं। आप सेगमेंटेशन करें, सही है, वो सही मतलब कैसे, मतलब वो यूनिलीवर वाला इतना कमा रहा है, वो भी 16% टू कैरेट रूल है ना कि एक ही छड़ी है सबके लिए चलेगी। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा आपको हर चीज के लिए करना कि यार अगर इस लेवल का बिजनेसमैन है इतना टैक्स है, इस लेवल का इतना है, इस लेवल को इतना फैसिलिटेट करना है, इवन के उनके जो लाइसेंसिंग है उसमें भी आसानी करे। यूनिलीवर हम दुआ करते हैं आपका फिफ्थ पिलर कामयाब हो। जी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। भी काफी लोगों से हमारी बात हुई है, बहुत सारे लोगों ने। कितने मेंबर्स हो चुके? अभी 200 मेंबर्स। अच्छा, हमें कोई ये नहीं कि कोई 10,000 बंदा चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, हमारे 200 जो है वो 200 आपका लाहौर का टॉप बिजनेसमैन है, उसमें बड़े बड़े स्पेसिफिकली लाहौर की नहीं, क्योंकि अभी हम इस वक्त लाहौर में, क्योंकि इसको स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है, तो अभी फिलहाल हम लाहौर में काम कर रहे हैं, फिर हर शहर में अपने एडमिनिस्ट्रेटर हम बिठा रहे हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने रेलिवेंट एरिया में बंदों को जब करेगा। अच्छा, इसको फिर हमने स्ट्रॉन्ग करके हमने स्टेट जाना है, हमने 2 बंदों से बात करनी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी से, कि आप जो है ना ये पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास करवाएं कि आज का जो भी पॉलिसी बनेगी बिजनेसमैन से रिलेटेड, उसके अंदर बिजनेसमैन नहीं होगा, पॉलिसी नहीं बनेगी। सही है। उसमें एक, ठीक है, हम ये नहीं कहते ब्यूरोक्रेसी को उड़ा दें, उसमें एक ब्यूरोक्रेट होगा, एक उस फील्ड का, एक मिनिस्ट्री का बंदा होगा, एक बिजनेसमैन होगा, 3 साइन होंगे, जैसे वो होते ना पार्टनरशिप आपकी होती है कि तीनों के चेक साइन होते तो कैश होता वरना नहीं होता। सही है। तो ये तीनों के साइन होंगे, एक मिनिस्ट्री के, एक ब्यूरोक्रेसी के और एक उस फील्ड का, उस डोमेन का आदमी। ये भी नहीं कि आप एग्रीकल्चर की कर रहे हैं तो रैंडमली आपने किसी मलिक रियाज को उठा के कर दिया, भाई इसका तो कोई ताल्लुक नहीं। एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हमने 3 रखे हुए हैं, एक टॉप का, एक मिड का, एक लो का, क्योंकि जो टॉप बिजनेसमैन है उसके प्रॉब्लम हो रहा है, मिड लेवल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो छोटे लेवल का एग्रीकल्चर का बंदा है या किसी फील्ड का बंदा है उसके प्रॉब्लम हो रहा है। उन तीनों के साइन होंगे ताकि वो छोटे वाले को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीडियम एवरेज जो बिजनेस उसको भी, और जो बड़े लेवल का बिजनेस वो भी फैसिलिटेट हो रहा है, तो जाके पॉलिसी अप्रूव होगी, वरना नहीं होगी। अब आप जो हैं वो बड़े
रोमांटिक भी हैं, हाँ जी। रोमांस पसंद भी करते हैं और अरोमा थेरेपिस्ट भी हैं। जी ये जो तेल की खुशबू होती है, ये आपकी कंपनी जो चिल्तान प्योर है जी वो मशहूर है कि जी ऑर्गेनिक जी। आइटम्स में। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये चिल्तान प्योर है क्या। ठीक है। और फिर जो मेरा आपसे सवाल होगा वो ये है कि जो ऑयल की फ्रेग्रेंस है या जो जी तेल की खुशबू है, इसके हमारे ऊपर कोई असर भी है या जी आपने खुद से ही मन गढ़ंत जी। कहानियां हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा चिल्तन प्योर क्या है। चिल्तन तो बलुस्तान का एक बहुत ही मशहूर पहाड़ है। ठीक है। उसके नाम पे मैंने रखी थी कंपनी चिल्तन प्योर, क्योंकि हम प्योर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और ये ऑर्गेनिक का बनाने का मकसद ये था, मैं देखा था कि क्योंकि लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो गए थे। ये मैंने जब स्टार्ट की थी तब समझे कि बीमारियां बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। हॉस्टल्स में जाता था, रश ही रश होता था, ऐसा लगता था किसी हॉस्टल नहीं किसी आप शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं, इतना रश होता था। अच्छा। तो मैं मुझे था कि यार क्या चीज़ है जो हमें ठीक कर सकती है। अब मुख्तलिफ बीमारियां थी, तो मैंने फिर इसके पीछे रूट कॉज पे किया कि सही है। ये प्रॉब्लम होती कहाँ से है। तो प्रॉब्लम पता चला कि जैसी आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, आपकी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक तो है। मैं क्या, इसको रूट कॉज को ही पकड़ लेते हैं ना, इम्यूनिटी को पे ही काम करते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी को आपको ठीक कर सकती है आपकी ऑर्गेनिक नेचुरल हर्बल चीज़ें। ये अगर आप खाते रहेंगे तो इम्यूनिटी कंट्रोल रहेगी। जब वो कंट्रोल रहेगी कोई बीमारी आपको होगी नहीं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो जल्दी बीमार नहीं होते थे, जी क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाते जी। थे। ये इम्यूनिटी, मेन रीजन थी। जी बिल्कुल, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती थी। ठीक है। ठीक है। तो मैंने जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हम ऑयल्स भी बनाते थे, सिंपल कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये भी कहते हैं। तो साथ ही मुझे पता चला कि यार ये ऑयल्स की काफ़ी अकसाम होती हैं। एक होता है कैरियर ऑयल जो कि प्रेस करके निकाला जाता है, जैसे ठीक है। कोकोनट ऑयल आप मशीन उसको प्रेस करती है। ठीक है। बादाम का तेल मशीन उसको प्रेस करती है। ठीक है। उस तरह के कुछ एक और ऑयल्स होते हैं जिनको आपने स्टीम करना होता है, उसके अंदर से वैसे तेल नहीं निकलता। जैसे गुलाब है, ठीक है। रोज है, अगर आप उसको प्रेस करें तो उसका जूस निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा। अगर आपने तेल निकालना तो उसको एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। सही है। स्टीम से जब आप उसको स्टीम करते हैं थ्रू एक चैम्बर के थ्रू जाता है, जब उसको एकदम से आप ठंडा करते हैं तो वो ऑयल में कन्वर्ट पानी हो और गया। ऑयल सेपरेट हो जाता है। और पानी ठीक और है। ऑयल सेपरेट कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, तो पानी को आप सेपरेट निकाल लेते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट निकलता है उसको आप एसेंशियल ऑयल कहते हैं। ओके। पहला था कैरियर ऑयल जो दूसरा। प्रेस करके निकाला जाता है, जो स्टीम से निकाला जाता है उसको एसेंशियल ऑयल कहते हैं। सही है। तो मैंने देखा कि यार ये एसेंशियल ऑयल क्या बला होती है, तो उसमें बड़े खुशबू भी होती है क्योंकि वो उसमें अरोमा बड़ा स्ट्रॉन्ग निकलता है। कैरियर ऑयल में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो अरोमा थेरेपी प्रॉपर एक थेरेपी है, एक इलाज है, खुशबू से इलाज किया जाता है। फिर अच्छा। मैंने ज़्यादा और डिस्कवर किया। फिर आप ये भी देखें ना कि खुशबू जो सुन्नत है वो सुन्नत ऐसी नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कुछ बात है। उस खुशबू से आपकी ज़िंदगी पे बड़ा उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अच्छा। आपके जो हार्मोन्स है वो उसमें से बड़े बैलेंस होते हैं। ठीक है। तो मैंने फिर डिस्कवर करना शुरू किया कि क्या इसका वाकई इलाज है। बाद में मुझे पता चला। मैं आपको ब्रांड की एग्जांपल देता हूँ, विक्स। ठीक है। विक्स क्या है? अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी हमारी जिंदगी में था, हमें पता नहीं था। एक और पहले जमाने में कहते थे टाइगर बाम, आप सर दर्द के लिए यहाँ पे लगाते थे। हाँ 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 तो हाँ। वो अरोमा थेरेपी से तो आपका सर दर्द ठीक हो रहा था। अगर आप नाक को बंद कर दे और यहाँ वो लगा दें टाइगर बाम, आपका सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर इसे खुशबू से सर का दर्द ठीक हो सकता है, इट्स मीन की और भी बीमारियां कवर हो सकती हैं। अभी यूकलिप्टस एसेंशियल खुशबू से बीवियां ठीक हो सकती हैं? बीवी नहीं, लेकिन बीवियों का मुंह ठीक हो सकता है। अच्छा। अगर आप वो रोज वाला कोई ऑयल वो बता वो दे। रोज ऑयल अगर आप उनको रोजाना खुशबू लगाएं और उसको स्मेल कराएं तो वो उनके अंदर जो है ना वो रोमांटिक बन एक डेवलप होता है, उसका हार्मोन डेवलप होता है, उसके केमिकल रिलीज होता है। तो उस पर काफी उसका असर होता है। अगर इसी तरह स्लीप का, नींद का डिसऑर्डर है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है उसको आप स्मेल करें तो आप देखेंगे कि आपको नींद आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका फोकस कम है, इवन के बाहर कुछ जापान चाइना में मैं देखा था कि वो बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ना सिट्रस स्मेल जो है, जो कि अच्छा। होती है ये ऑरेंज की और लेमन जो सिट्रस है, ठीक है। जब आप इसकी स्मेल करते हैं ना तो आपका फोकस बढ़ जाता है, ये आपको शार्प कर देता है। तो वो स्कूलों में वो स्मेल बाकायदा क्लास के अंदर वो पड़ी होती है और वो करवाते हैं। इवन कि आप तो एसी के अंदर भी एरोमेटिक एसी आना शुरू हो गए हैं। उसमें वो बटन है, आप जैसे स्लीप मोड दबाएंगे तो वो हल्की सी लेवेंडर की स्मेल छोड़ना शुरू कर देगा। उसके पीछे फिल्टर्स लगे होते हैं, वो जैकेट्स होते हैं, वो फिल हो जाती हैं। इसी तरह आप दिन के टाइम अगर दफ्तर में हैं तो फोकस की आप प्रेस करेंगे हाँ हाँ तो वो हाँ। फोकस जैसे सिट्रस की स्मेल ऐसे लगेगा जैसे ऑरेंज की स्मेल आ रही है रूम में, वो आपको फोकस बढ़ा देगी। इसी तरह अगर रोमांटिक है तो वो जब आप रोमांटिक मोड पे प्रेस करेंगे तो रोज की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। रोमांटिक में सिर्फ रोज है? नहीं रेड रोज? नहीं, रोज भी है, कैमोमाइल भी है। इसके अलावा जो यूकलिप्टस को अगर मिक्स किया जाए दो चार और ब्लेंड्स के और ये साथ। सारे आपके अवेलेबल हैं जी हमारे पास 200 प्लस ऑयल्स हैं। ऑयल्स? 200 प्लस ऑयल्स हैं जिसमें तकरीबन कोई 70-80 एसेंशियल ऑयल्स हैं। जी जो ऑयल होता है वो 3 अकसाम के होते हैं। एक होता है कैरर ऑयल, एक होता है एसेंशियल ऑयल जो कि मैंने डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, एक होता है इन्फ्यूज्ड ऑयल। इन्फ्यूज्ड ऑयल वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे
अगर हमने बनाना होता है हल्दी का तेल, ठीक तो है। हल्दी को क्या किया जाता है कि 40 दिन तक एक डार्क बीकर में डिप करके रख दिया जाता है हल्दी को। उसके बाद उसको 40 दिन तक रोजाना एक दफा हिलाया जाता है, ठीक और है। उसको बहुत ही दिन में या एक दफा या कभी कभार वीक में एक दफा उसको हल्का सा लाइट सा हीट दिया जाता है, ठीक है। ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आ जाए। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो होता है, जो हल्दी होती है उसको स्टेन कर लिया जाता है, तो तेल निकलता है वो इन्फ्यूज तेल निकलता है, यानी कि हल्दी की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो तेल में तेल जा में आ चुकी होती है। ठीक इसको हम है। कहते हैं इन्फ्यूज्ड। ठीक है। ठीक है, पहला कैरल ऑयल, एसेंशियल ऑयल और तीसरा होता है इन्फ्यूज। तो ये 3 अकसाम के तेल यानी ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इंसानों के लिए कारआमद होते जी, जितने तेल है मेजोरिटी कुछ आपके खाने के लिए होते हैं, कुछ आपके स्किन के लगाने के लिए होते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल है जिसको आप अरंडी का तेल कहते हैं, वो अमूमन लोग अवॉइड करते हैं कि खाना नहीं चाहिए। इसी तरह होहोबा, जिसको लोग जोजोबा भी कहते हैं, उस ठीक ऑयल है। वो भी एडिबल में नहीं आता, लेकिन अगर आप स्किन पे लगाएं तो वो बड़ा इफेक्टिव है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऑयल हैं। अगर लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कौन से ऑयल्स अच्छे हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने बालों पे लगाना है तो जो ऑनियन ऑयल है हम्म। और फेनिग्रीक ऑयल, ठीक मेथी है। मेथी फेनिग्रीक जो मेथी कहते हैं, मेथी ठीक है। मेथी का तेल और प्याज का तेल बालों पे लगाएं, वो सबसे बेस्ट है। फेस के ऊपर बंदा अगर चेहरे पे लगाना है तो आप लगाएंगे लाइट वेट ऑयल जो जरा कम स्टिकी हो। ठीक है। देखो चेहरे पे लगाना है आपने, जल्दी एब्जॉर्ब हो, तो ठीक वो है। होता है एप्रिकॉट, अच्छा। जो खुबानी है। खुबानी खुबानी का, का भी तेल निकल जी आता है? खुबानी के जो बीज होते हैं, ओके। ठीक है। खुबानी का जो बीज होता है उससे तेल निकलता है, वो बहुत लेस स्टिकी होता है, तो आप वो चेहरे, जो बादाम जिसको हम जी जी बोलते जी, हैं। जो हम बादाम कहते हैं उसका तेल अच्छा निकलता है ना, अच्छा। उसमें भी दो होता है, एक स्वीट होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है। तो मीठे का आप चेहरे पे लगाएं वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। ठीक इसी है। तरह खाने में जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो दो दो ऑयल्स हैं, एक ऑलिव ऑयल ठीक है। और एक है एवोकाडो ऑयल। ऑलिव ऑयल कच्चा खाया जाता है, उसको आपने कुकिंग में नहीं करना, आपने सैलेड के ऊपर टॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जो एवोकाडो ऑयल है वो वर्ल्ड बेस्ट ऑयल है फॉर कुकिंग। पाकिस्तान में कम मिलता है क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा है। हम्म। अब आप पूछेंगे कुकिंग के लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है। अभी आप पूछेंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट होता है कि जिस लेवल पे आके वो जल जाता है। अच्छा। आग होता है, तेल भी जलता है। जी जी। हमें लगा कि नहीं तेल तो तेल है, ये कैसे जलता है? अभी तेल भी जी। जल जाता है। अगर तेल जब जल गया तो वो आपका खाने को प्रॉब्लम करेगा, वो समझो कि फिर आप जहर ही खा रहे हैं। तो हाँ। सबसे हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट होता है एवोकाडो का, वो आई थिंक कोई 600 समथिंग प्लस है। ठीक है। सरसों का तेल का है 400, ठीक है। 415 फ्लैश पॉइंट है। तो एवोकाडो का 600 है, यानी डीप फ्राई आप करें जितना भी करें खाना का, तो वो तो तेल नहीं हार्मफुल जलेगा। नहीं है। हाँ, हार्मफुल नहीं है।